इतना सब कुछ करने के बाद क्या काजी फाइज ईसा इतनी आसानी से चला जाएगा? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। जो तारीख आने वाली है चंद ही दिनों के अंदर, 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा लगा लें, 25 अक्टूबर, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आखिरी दिन। जो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब जस्टिस से चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन यह कि अभी भी इसके इम्कानात हैं कि शायद काजी फाइज ईसा जाए ही ना, उससे पहले ही जो तरामीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये सब जो कार्रवाइयां हैं ये पूरी की जाएं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो कुछ हो चुका है इस मुल्क के अंदर और जो जुर्म इन मुजरिमों ने अंजाम दे दिए हैं, उसके बाद तो यानी वो कहते हैं ना, ऑनरेबल रिट्रीट एक टर्म है आर्म फोर्सेस के अंदर। यानी ऑनरेबल से मतलब कि थोड़ी शर्म के साथ, या आप थोड़ा किसी को इज्जताना रिट्रीट करना, यानी अपने मोहरों से आप पीछे हट जाते हैं तो आपकी पीठ के ऊपर कोई आगे मारे ना। ये होता था कि जब जंगें सरेंडर करती थी या रिट्रीट करती थी तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती थी। मगर अगर फौज जिसने जबर किया हो और वो फिर रिट्रीट के ऊपर आ जाए तो फिर वो रिट्रीट नहीं करती, वो मैसेकर करती है। और ये हमने देखा है दुनिया में हर जगह। हमने पाकिस्तान की तारीख में ये देखा है कि जब बांग्लादेश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त सरेंडर बिल्कुल, यानी चारों तरफ से घिर चुके थे, इतनी बर्बरियतें कर चुके थे, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर कत्लो गैरत हो गया था, औरतों की बेहुरमती तो दूर की बात, एक मैस पॉग्रम, रेप पॉग्रम हुआ था। उसके बाद भी टाइगर न्याजी कह रहे थे कि मैं ही मां। हाँ, अच्छा, टाइगर न्याजी के साथ क्या हुआ और 90,000 पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, उनकी पीठों के साथ क्या हुआ, हम जानते हैं। उनको ऑनरेबल सरेंडर का मौका मिल गया, बच गए ना वो। 90,000 थे, मगर क्योंकि रिट्रीट करने के लिए उनके पास कोई, एक तरफ इंडिया था, दूसरी तरफ म्यांमार बर्मा था, तो कहां जाते वो अंदाजा लगा लें आप। तो वो घेराव के अंदर थे तो उनको ऑनरेबल रिट्रीट का मौका नहीं मिला। अच्छा, आप देख लें अगर जर्मनी और रशिया की जंग को, तो उसके अंदर हिटलर की ने अपनी अफवाज को, एक तरफ तो वो लड़ रहा था अमेरिका और वेस्टर्न कुवतों से, मगर शिकस्त हुई उसे सोवियत यूनियन के अंदर, क्योंकि उसने जब अपनी आर्मी भेजी अंदर तो आधे तो वो मर गए सर्दियों से, और जो टेम्परेचर था, इतनी ठंड थी। तो इसके अंदर कहा जाता है कि कभी भी आप जंग 2 फ्रंट्स पे से ज्यादा, यानी एक फ्रंट से ज्यादा एक वक्त पे मत लड़ें, अनलेस यू आर इजराइल, वरना आप छुपते बचेंगे, रास्ते ढूंढेंगे। अच्छा, ये अक़वाम मुत्तहिदा में तो जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह छुपा रहे थे कि उनको हाथ ना मिलाना पड़े, मजबूरी। यार ये तो लोगों की अकल है, यानी बट आई गेस इट काइंड ऑफ फिट्स इनटू द होल नैरेटिव ऑफ सबसर्वियंस। सबसर्वियंस से क्या मुराद? सबसर्वियंस से मुराद है कि अपनी वफादारी या किसी के सामने आजिज हो जाना, अपना सर पीठ जो भी लेट जाना, बिल्कुल कि जो करना है कर लो। तो जो अभी हमारी कैफियत है हमारे वजीर आजम की, वो है लेट जाने वाली। लेट जाओ, बस ले कर लो जो करना है, मुझे अपना वो मत करो। मगर इसके बावजूद वो भड़कते भी हैं और अब वो कह रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने तड़ियां और धमकियां लगाई हैं खैबर पख्तूनख्वा को। और अब तो यानी ये केपी को एक अफगान प्रोविंस ही तस्वुर कर रहे हैं ना, ये जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं कि अफगान लश्कर आए थे, दहशतगर्द गुंडे, बंदूकें उन्होंने पकड़ी हुई थी, ये हो गया वो हो गया। ये सिर्फ अपनी पीठ पुश बचाने के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त बहुत मैसिव स्ट्रीट पावर है। उस स्ट्रीट पावर की मोबिलाइजेशन का एक इशू है, क्योंकि लीडरशिप जो है वो डरी हुई है, मिडिल टीयर जो लीडरशिप है। और लॉयर्स के साथ हमने देखा भी, अभी लॉयर्स कन्वेंशन भी हुई है, सलमान अकरम राजा भी बोले, वो भी थोड़े जरा गुस्से में नजर आ रहे हैं। सुनते हैं सलमान अकरम राजा साहब का क्या मौकफ है कि क्या हो रहा है, और ये जंग एक तरीके से जिहाद और जंग ही है, ये क्यों लड़ी जा रही है उनकी तरफ से। की ख्वाहिशात का एहतराम कीजिए, उनके जमहूरी हुकूक का एहतराम कीजिए। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील करता हूँ कि
मामले को समझिए, जो मामलात हैं, जो कज़िये हमारे सामने हैं, जो दुश्वारियां हैं, उनको समझिए और हमारा साथ दीजिए। सियासी सतह पे नहीं, आईनी सतह पे, शराफत की सतह पर। अब इसके बाद सबसे जो दलेरी दिखा रहे हैं वो अभी भी अली अमीन गंदापुर दिखा रहे हैं। अब इनके ये जो एक इन्होंने टैक्टिकल रिट्रीट की या नहीं की, इस्लामाबाद की डी चौक से क्या मौकफ था उसके अंदर, और क्या ये लश्कर दोबारा अब चलेंगे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया अगले कुछ दिन का, कि जो एहतजाजी मुहिमें चला रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। और दूसरी जानिब से अली अमीन को शायद कुछ चीजें पता हैं जो आप और हमें नहीं पता। अब उनके जो करीबी जराए हैं वो हमें बता रहे हैं कि जी अली अमीन बिकाऊ नहीं है, और अली अमीन जो कुछ हुआ है किया है वो एक प्लान के तहत हुआ है और प्लान के तहत किया गया है। अली अमीन बिकाऊ नहीं है, उसने धोखा नहीं दिया इमरान खान को, मगर शायद अली अमीन ट्रैप हो गए हों, और ट्रैप होने के बायस उनको इस्तेमाल किया गया हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, कि अगर आपने एहतजाज खत्म नहीं किया तो हम फिर इनको कुछ और कर देंगे। तो खैर ये चीजें गर्दिश में हैं। अब हकीकत तो सिर्फ अली अमीन जानते हैं, और जहां पे वो थे, जिन लोगों के साथ थे, वो जानते हैं। मगर अब आके वो एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौकफ है, मुलाहिजा कीजिए। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं, तैयार हो सारे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए तैयार हो, अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने हक के लिए मरोगे, सबक सिखाओगे, सूबे का हक लोगे, नारा मारो साडा हक इथे रख, इथे रख, इथे रख, इथे रख। तो अली अमीन के ऊपर तनकीद सही है गलत है वो तो बात की बात है, मगर एक बात वाज़ेह है, इतना बड़ा लश्कर लेके जाना और फिर डी चौक तक पहुंचना और फिर सामना करना फस्तायत का, इतने दिनों लश्कर का सामना करना, और फिर लश्कर कंटिन्यूसली आ रहे थे, ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। हम इसको जिस तरीके से भी देखें, साइड से देखें, राइट से देखें, जो भी अब ये जिस तरीके से हुई वो भी एक चीज है। अच्छा, इसके अंदर एक अहम किरदार जो एंड गेम था उसको थोड़ा मडल करने के अंदर, यहां तक कि चलो ये वक्ती एक वो है रुकावट, मगर जो मंजिल है वो सामने अब आ गई है, वो था बैरिस्टर सैफ का। मेरी इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सैफ राब्ते में थे अली अमीन गंदापुर साहब से, एक थुराया फोन के थ्रू जो अली अमीन गंदापुर साहब के पास था, और उन्हीं के थ्रू कोई कोऑर्डिनेशन चल रही थी। और वो क्या बातें हो रही थी, बैरिस्टर साहब हम जानते हैं उनका जो बी फॉर्म है वो कहाँ पे जाके पड़ता है वो हम सबको पता है। और बैरिस्टर सैफ तो एक नामी ग्रामी एक शख्सियत है, MQM, फिर क्यू लीग, और फिर पता नहीं कहां कहां इनको फिट किया जाता है। ये बेसिकली वो फैसल वाड़ा है जो अभी तक PTI के अंदर हैं। अब इनका क्या किरदार है, अब अंदर क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही हैं, ये सब ऑब्वियसली तफ्शीशनाक बातें हैं और सूरत हाल है। मगर एक बात वाज़ेह है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी टॉप डिमांड जो थी कि SCO समिट तक कुछ नहीं हो सकता, जाओ एफ ऑफ, SCO समिट तक कुछ नहीं हो सकता, एहतजाज करना उसके बाद करना, उससे पहले ये आईनी तरमीम अंदर करेंगे। और इनका मौकफ है कि इमरान खान को किसी भी तरह मिलिट्री ट्रायल में घसीटा जाए, उसकी मिलिट्री ट्रायल हो, कि ये फितना साइड पे हो परमानेंटली, और हम अपनी कार्रवाइयां जो हैं उसको आगे कर सके। तो ये वन मैन स्पेसिफिक जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, आर्टिकल 63A को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को लेकर, ये सब वन मैन या वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर हो रही है। वो काजी फाइजी से आसिम मुनीर या और नहीं है अपेरेंटली, वो है इमरान खान। इमरान खान को किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना और अपना जो कब्जा है उसको कंसोलिडेट करना और मजबूत करना। मगर ये क्या हो पाएगा? मौलाना का क्या मौकफ है, मौलाना क्या चाहता है? तो खैर अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आके कह दिया है कि भाई आईनी तरमीम हमारी जरूरी है, और अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं 25 के बाद, तो शायद जजेस को कंट्रोल करना इतना आसान ना हो। तो वो भी कह रहे हैं कि जी हमें गारंटी हमारी फाइज ईसा है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि फाइज ईसा है। हर किसी की गारंटी फाइज ईसा है। मौलाना साहब ने कहा है कि फाइज ईसा नहीं हो सकता, तो वहां पे आके बात रुकी हुई है। अब अगर वो कहते हैं कि यार अपना, वो कहते हैं सब जिनों की जान एक जिन के अंदर है,
तो वो अगर उस जिन को निकाल दिया हसीन से, अब नवाज शरीफ अगर चला जाए तो फिर जिन या निजाम चलता रहेगा। आसिम मुनीर अगर चला जाए तो शायद निजाम ना चले, वो एक ऐसा जिन है जिसकी जान, अगर फाइज ईसा चला गया तो फिर तो निजाम का चलना यानी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अब जो रिपोर्टिंग हो रही है कि जी ये सोर्सिंग के मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात हुई है एस्टैब्लिशमेंट से और उन्होंने इनको कन्वे किया कि भाई हमारी 3 डिमांड्स हैं, इमरान खान बाहर नहीं आ सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें चाहिए, और ये जो रिजर्व सीट्स और ये जो ट्राइब्यूनल्स खड़ी हुई नहीं है कि इलिजिटिमेट या गैर कानूनी या व्हाटएवर, इसके ऊपर गारंटी चाहिए कि हमारी इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर ये सीट्स नहीं घुसेंगी। जो पोजीशन है या तो ये रहे या इससे हमारी पोजीशन बेहतर हो। अब ये डिमांड्स दे दी गई हैं कि अगर ये डिमांड्स आपको कबूल हैं तो हम आपके लिए रास्ता खुला है आपके लिए चीफ जस्टिस बनने का, हम सैक्रिफाइस करने के लिए काजी साहब को तैयार हैं। मगर मसला ये है कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका है कि अगर मंसूर अली शाह साहब कबूल भी कर लेते हैं यार हाँ सही है हो जाएगा, नहीं ये वो, तो आगे जाके वो अपने फेलो जजेस को क्या बताएंगे। अब ये अपना याया अफरीदी साहब जो हैं, जस्टिस याया अफरीदी, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक यकजहती हो और ये लड़ाई वड़ाई ना हो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान, मगर इतनी बर्बादी कर दी है अब कि काजी फाइज ईसा से मुलाकात हुई है भी याया अफरीदी साहब की कि जी आप देखें कि कुछ करते हैं, टाइम्स अप कितने और दिन आप देख लेना, आज हो गई 9 तारीख हो गई आज, अब 9 तारीख के बाद काजी फाइज ईसा 2 वीक्स लेफ्ट, जस्ट ओवर 2 वीक्स लेफ्ट। क्या हो पाएगा? उनसे नहीं हो पाएगा, मगर जिद जब आ जाए तो फिर किसी चीज का लिहाज नहीं होता, एवरीथिंग गोज। और ये बात अब आके जिद पे खड़ी हुई है, इसीलिए शायद ये भी अचकजई साहब भी वाजे उठा रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ जा रही सिचुएशन, खाना जंगी की तरफ सिचुएशन आ गई है। और ये खाना जंगी डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, ये अदलिया के अंदर हो रही है, हायर जुडिशरी के अंदर हो रही है खाना जंगी, ये हो रही है सियासत के अंदर खाना जंगी हो रही है, केपी पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई हो रही है, खाना जंगी की एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है, बलोचिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, पंजाब के अंदर एक खाना जंगी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, हर जगह पे एक खाना जंगी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। क्या ये किसी डिजाइन का हिस्सा है, किसी लार्जर प्लान का हिस्सा है, या ये बेवकूफी का हिस्सा है, या ये कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों की? क्या समझते हैं आप? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।